ओके। तो समझते तो ओडिया कंफर्टेबल अच्छा, तो लेट्स स्टार्ट विथ ओडिया। तो नहीं, अंजलि हिंदी हो जाएगी, तो लेट्स स्टार्ट हिंदी। तो so this is the React training first session. So today I'm going to discuss basics, introduction to the React. What is exactly React? What are the features React? So that why we are going to learn the React? How can we justify our learning of React? These things I'm going to discuss with you. So these are the objectives for today's session. Introduction to React. So is my voice is clear or it is something slow? Yes, sir. Okay, just a minute. Better to use earphone. अविनाश, हेलो। हाँ, तुम्हें जॉइन कर जाओ ना। तो कोड हो जाओ। हाँ, लिंक कर दो, ठीक है, छोड़। जस्ट अ मिनट। ठीक है। So we are going to discuss this. This is the objective of today's session. The introduction to the React. What are the features of the React and how we can set up our local development environment, and how can we create a project and build that project and run the project. So that thing we are going to see today. Okay. So as you know, React is very popular library for designing the UI. UI means user interface. Okay. So it was initially introduced by Facebook. तो Facebook पहले आपका PHP में बनाया गया था। Later on, later on that was redeveloped using React. तो उसमें क्या हुआ? तो Facebook, as you know, it is a very highly complex application. There are so many features. So to manage all these things, तो आपका component based project create किया गया. तो React is basically used for creating component based web application. Okay. तो ये एक्चुअली लाइब्रेरी है जावास्क्रिप्ट। इनिशियली इट वाज जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी। तो नाउ इट इज द रिएक्ट इज द कोड वी आर जनरली यूजिंग टाइपस्क्रिप्ट। सो यहाँ पे आपका दो नॉलेज होना चाहिए। एक जावास्क्रिप्ट के थ्रू से हम रिएक्ट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, एज वेल एज टाइपस्क्रिप्ट के थ्रू से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मैं पैरेलली दो चीज को दिखाऊंगा कि टाइपस्क्रिप्ट एंड जावास्क्रिप्ट के अंदर डिफरेंस क्या है, और टाइपस्क्रिप्ट का भी नॉलेज थोड़ा यहाँ पे मुझे देना होगा, क्योंकि ना किस किस कंपनी में आजकल रिएक्ट का टाइपस्क्रिप्ट मतलब रिएक्ट यूजिंग टाइपस्क्रिप्ट होता है। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, व्हाट इज एग्जैक्टली रिएक्ट। तो रिएक्ट इज अ लाइब्रेरी, जैसे कि आपका jQuery एक जावास्क्रिप्ट का लाइब्रेरी है, इसी तरह रिएक्ट इज ऑल्सो ए जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी। ओके। एंड इट इज बिल्डिंग फॉर user interfaces. It is used to build the user interfaces. The React is just a library that makes it easy to develop the user interface. There are no services, no methods to make API calls, built-in models, ORM. तो ये फ्रेमवर्क नहीं है, ये लाइब्रेरी है। इसमें कोई बिल्ट इन मतलब मॉडल्स नहीं है, बिल्ट इन ORM टेक्निक्स नहीं है। जस्ट लाइक फ्रेमवर्क में ये सब है। ORM मतलब ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग जैसे, और एपीआई करने करने का इनबिल्ट फीचर्स होता है फ्रेमवर्क में। यहाँ पे ये सब चीज नहीं है। यहाँ पे हम लोग एक्सटर्नल थर्ड पार्टी लाइब्रेरी यूज करके, जावास्क्रिप्ट का लाइब्रेरी यूज करके रिएक्ट में सब काम करेंगे। तो रिएक्ट इज सिंपल, कुछ फंक्शनैलिटी, प्री डिफाइंड फंक्शनैलिटी प्रोवाइड किया है तो जावास्क्रिप्ट को यूज करके, जो कि आपका वेब एप्लीकेशन बनाने में हेल्प करेगा और ऑप्टिमाइज करने में हेल्प करेगा। ओके।
The React is only the concern with the UI. Now, question is when should I use React and when is it best to avoid it? तो कुछ पॉइंट्स है इधर आप देख सकते हो। आपको अगर इंटरैक्टिव यूआई बनाना है और कंपोनेंट बेस्ड एप्लीकेशन डेवलप करना है इंस्टेड ऑफ मल्टी पेज एप्लीकेशन, आपको सिंगल पेज एप्लीकेशन डेवलप करना है, उस केस में हम रिएक्ट यूज कर सकते हैं। हैंडलिंग कॉम्प्लेक्स स्टेट मैनेजमेंट, आपको पूरा एप्लीकेशन लेवल पे क्लाइंट साइड रे डेटा मैनेजमेंट करना है। स्टेट मीन्स डेटा यू थिंक, तो डेटा को मैनेज करना है तो अक्रॉस डिफरेंट पेजेस, डिफरेंट व्यूज, इन दैट केस रिएक्ट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। Then if your web application is a very large scale application like banking application, if your application is too big, in that case React will be more effective. And if you want this, it should run on any platform. So then any platform means any web browser. So in that case it is cross platform. Okay. और हम जनरली अवॉइड करेंगे अगर मेरा वेबसाइट जो है बहुत सिंपल है, 3-4 पेज का है, तो उसमें रिएक्ट का यूज करने का कुछ जरूरत नहीं। अगर करेंगे भी तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट वी शुड अवॉइड दिस। कुछ जहाँ पे तुम्हारा डेटा ड्रिवन एप्लीकेशन है, हाईली इंटरेक्टिव एप्लीकेशन है, जहाँ पे आपका क्या होगा, डोम स्ट्रक्चर जो फ्रिक्वेंटली चेंज होता रहेगा, तो उस केस में हम रिएक्ट को कंसिडर कर सकते हैं फॉर डेवलपिंग द वेब एप्लीकेशन। इज इट क्लियर? हेलो? यस सर। ठीक है। तो जितना भी समझ में आ रहा है तो यू जस्ट थिंक इट इज ए थ्योरी काइंड ऑफ थिंग्स। तो प्रैक्टिकल तो हम जंप करेंगे। तो पहले आपको ओवरऑल आइडिया होना चाहिए कि व्हाट एग्जैक्टली रिएक्ट। ओके। एंड ये जो सिनेरियो होता है एससीओ, तो रिएक्ट में एक्चुअली सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करने में प्रॉब्लम है, क्योंकि ना रिएक्ट इज सिंगल पेज एप्लीकेशन। व्हाट इज सिंगल पेज एप्लीकेशन, व्हाट इज मल्टी पेज एप्लीकेशन, वी आर गोइंग टू सी सून। अभी आप समझो कि सिंगल पेज एप्लीकेशन अगर करेंगे तो वहां पे एससीओ करना आपके लिए डिफिकल्ट होगा। तो एससीओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में आपको क्या करना होगा कि मेटा सेट करना होता है, कीवर्ड सेट करना होता है। तो लेकिन यहाँ पे देखो, आपका मान लो कि एक वेबसाइट है, प्रोडक्ट वाला वेबसाइट, प्रोडक्ट मैनेजर, मतलब फ्लिपकार्ट जैसा वेबसाइट है, जहाँ पे आप क्या कर रहे हो, गूगल में सर्च इंजन ऑप्टिमाइज कर रहे हो। अगर कोई कुछ प्रोडक्ट को सर्च कर रहा है तो फ्लिपकार्ट साइट शुड रिफ्लेक्ट एंड फ्लिपकार्ट का वो पेज आना चाहिए, प्रोडक्ट पेज। तो उस केस में हम कीवर्ड सेट करते हैं मेटा टैग में। मेटा यू नो, हेड एंड बॉडी, एचटीएमएल का हेड टैग रहता है, बॉडी टैग रहता है। हेड के अंदर हम मेटा टैग सेट करते हैं। तो मेटा टैग में कीवर्ड हम सेट किए तो वो क्या होगा ना, उसी पेज को पॉपुलेट करा सकता है। तो लेकिन जब हम रिएक्ट में डेवलप करेंगे उस काइंड ऑफ एप्लीकेशन जो एसईओ ड्रिवन एप्लीकेशन, तो उस केस में रिएक्ट इज फेसिंग लिटिल बिट challenge, not little bit, nowadays that kind of things has been solved since introduction of सर्वर साइड रेंडरिंग। तो अभी क्लाइंट साइड रेंडरिंग रिएक्ट कर रहा है। पहले मतलब आपको अगर रिएक्ट को एसईओ फ्रेंडली बनाना है तो सर्वर साइड में रेंडरिंग करना है। व्हाट इज क्लाइंट साइड रेंडरिंग, व्हाट इज सर्वर साइड रेंडरिंग, इसके बारे में हम आगे डिस्कशन करेंगे। और आप रिएक्ट में यूज करके एप्लीकेशन तब बनाओगे नहीं जब आपका जावास्क्रिप्ट में एक्सपर्टाइज नहीं है। अगर जावास्क्रिप्ट का नॉलेज नहीं है, क्योंकि ना इट इज वेरी हाईली एसेंशियल, इट इज ए प्री रिक्वेस्ट साइट टू लर्न जावास्क्रिप्ट बिफोर लर्निंग रिएक्ट। इज इट क्लियर? स्पेशली जावास्क्रिप्ट का ES6 ऑनवर्ड फीचर। ES6 मतलब ECMA 6। ठीक है, वो क्या क्या फीचर आपको जानना होगा, इसके बारे में भी मैं आगे डिस्कशन करूंगा। आई होप नाउ दिस इज क्लियर, कहाँ पे यूज करना है, कहाँ पे नहीं यूज करना है। शैल वी मूव अहेड? एनी क्वेश्चन फ्रॉम हियर? हेलो? आशीष, डू हैव एनी क्वेश्चन? ओके।
तो यहाँ पे लेट्स डिस्कस सम की फीचर्स ऑफ रिएक्ट. तो first feature is that React is component based architecture. Second, it supports JSX. What is JSX? I am going to tell about this. JSX stands for JavaScript XML, and इसमें क्या होगा कि डायरेक्टली यू कैन राइट HTML टैग इनसाइड द JS फाइल. नॉर्मली आप देखो, जावास्क्रिप्ट जो फाइल होता है उसमें हम HTML कोड डायरेक्टली लिख नहीं सकते. ठीक है, क्योंकि ना उसमें जो अगर HTML कोड को हम लिखना है एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा. ठीक है, जावास्क्रिप्ट फाइल के अंदर हम डायरेक्टली HTML लिख नहीं सकते. तो अभी उसको कैसे लिखे करेंगे ना, हमको HTML फाइल के अंदर HTML टैग लिखेंगे. लेकिन JSX प्रोवाइड्स यू सच ए फीचर दैट यू कैन डायरेक्टली राइट HTML टैग इनसाइड ए JS फाइल, जावास्क्रिप्ट फाइल. तो लेकिन वो एक्चुअली तुम्हारा HTML टैग नहीं है, वो JSX का फीचर है जिसके अंदर आप HTML टैग लिखोगे. फिर उसको कंपाइल करने के लिए हम एक कंपाइलर यूज करेंगे, उसको बोलते हैं बाबेल कंपाइलर. बाबेल कंपाइलर क्या करेगा ना, तुम्हारा जो HTML कोड लिखे हो उसका जावास्क्रिप्ट कोड वो कन्वर्ट करेगा. कैसे करेगा मैं कंप्लीटली आपको धीरे धीरे विजुअलाइज कराऊंगा, तो सो दैट यू विल गेट क्लियर आइडिया व्हाट इज JSX. ठीक है, तो इसके बाद React is using virtual DOM. DOM in JavaScript, it is mandatory to know document object model. तो यहाँ पे आप कंसिडर कर सकते हो जब आपका HTML पेज लोड होता है, एनी पेज इज लोडिंग इन, तो यहाँ पे वेब ब्राउजर में क्या हो रहा है ना, एक डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल क्रिएट हो रहा है. इट इज ए ट्री लाइक स्ट्रक्चर. तो आपका पेज इज कंसिडर एज वन ऑब्जेक्ट. जैसे कि हम जावास्क्रिप्ट में डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट वाई करते हैं, तो डॉक्यूमेंट क्या है, डॉक्यूमेंट इज नथिंग, इट इज ए ऑब्जेक्ट विच रिप्रेजेंट्स टू योर पेज. तो डॉक्यूमेंट के बाद आपका जो टैग है बॉडी, सॉरी HTML, तो HTML वो हो जाएगा आपका रूट एलिमेंट. उसके और रूट नोड हम बोल सकते हैं उसको. फिर बॉडी के जो HTML के अंदर तुम्हारा बॉडी होता है, हेडर होता है, हेडर बिकम्स अनदर नोड एंड योर बॉडी बिकम्स अनदर नोड. तो इस तरह का क्या होता है ना, डोम ट्री फॉर्मेशन होता है. और ईच नोड इज नथिंग, दीज आर द जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट. एंड सिंस दे आर जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट, तो आज वी नो जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट में बहुत सारा प्री डिफाइंड प्रॉपर्टीज भी होता है. तो दे आर हैविंग सम प्रॉपर्टीज, उसी प्रॉपर्टीज यूज करके तुम डायनामिक UI जनरेट कर सकते हो. तो वो डोम हो गया. लेकिन रिएक्ट क्या कर रहा है, फास्टर अपडेट कराने के लिए स्क्रीन UI को और यूजर को बेस्ट एक्सपीरियंस देने के लिए, इट इज इंटरनली यूजिंग इन मेमोरी डोम दैट इज कॉल्ड वर्चुअल डोम. ठीक है, वो वर्चुअल डोम और वेब ब्राउजर जो डोम मेंटेन करता है उसको बोलते हैं रियल डोम. तो वर्चुअल डोम कैसे वो एडवांटेज प्रोवाइड करेगा वो भी मैं आगे डिस्कशन करने वाला हूँ. अभी आप लोग को क्या है ना, टर्मिनोलॉजी के साथ जस्ट फैमिलियर होना है. फिर ईच एंड एवरी टर्मिनोलॉजी का वो इन डेप्थ कॉन्सेप्ट क्या है वो हम धीरे धीरे आगे बढ़ते मैं आपको सब्सिक्वेंट क्लासेस के अंदर ये सब क्लियर कराऊंगा. तो अभी मैं भी बोलूंगा तो आपको थोड़ा थोड़ा मतलब ये लग रहा होगा कि हाँ ये चीज हो सकता है. बट यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर रिएक्ट का फीचर बोला जाएगा तो आप ये सब एक्सप्लेन कर सकते हो. बिकॉज ऑल ऑफ यू आर नाउ प्रिपेयरिंग फॉर द इंटरव्यू. तो इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू में इंटरव्यू में आस्क यू, तो व्हाट आर द डिफरेंट फीचर्स ऑफ रिएक्ट, तो यू कैन एक्सप्लेन लाइक दिस. तो फिर उसका डेप्थ कॉन्सेप्ट आपको जब पता हो जाएगा, यू कैन एक्सप्लेन इट लाइक ए प्रो. तो अभी ये अब जस्ट देखो, तो यहाँ पे रिएक्ट का क्या है ना, रिच इकोसिस्टम है. इकोसिस्टम मतलब बहुत सारा थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज इसका अवेलेबल है, और इसमें बहुत सारा कम्युनिटी है, डेवलपर्स है. तो कोई भी आपका इश्यू हुआ तो यू कैन पुट इट इन द ऑनलाइन कम्युनिटी सो दैट यू विल गेट आंसर क्विकली, so that you can develop your project very rapidly. So that is another beautiful feature of React. And it is declarative UI. Okay, there are two kind of things. One is called declarative, another one is called imperative. What is the difference between declarative and imperative? Just wait, I'm just going to tell you through the illustration.
एंड रिएक्ट का लर्निंग कर्व इज कंपैरेटिवली अदर फ्रेमवर्क जितना है व्यू जैसे एंगुलर है, रिएक्ट इज वेरी क्वाइट इजी टू लर्न। ओके, प्रॉपरली आप इंस्ट्रक्शन फॉलो करोगे और जो जो तरीके से मैं आप लोग को गाइड करता जाऊंगा, तो यू विल फाइंड द रिएक्ट इज वेरी इजी। ओके, एंड यहाँ पे जो है यूनी डायरेक्शनल डाटा फ्लो, तो हमेशा यहाँ पे डायरेक्ट जो डेटा हमारा फ्लो होगा एक डायरेक्शन से होगा। तो वो क्या है मैं आपको फिर से दिखाता हूँ, ये यूनी डायरेक्शनल डेटा फ्लो क्या होता है। लेकिन एंगुलर में क्या है ना, बाई डायरेक्शनल वो डेटा फ्लो। ठीक है, वो क्या है हम लोग डिस्कशन करेंगे अभी। और इसका रिच कम्युनिटी सपोर्ट, दीज आर द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ रिएक्ट। सो फर्स्ट फीचर इज कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर। तो यहाँ पे कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर मीन्स इट इज यूज टू डेवलप सिंगल पेज एप्लीकेशन। ठीक है, एंड इट इज इंटरनली सपोर्ट्स JSX so that I can write HTML code inside directly HTML code inside the JavaScript file। ठीक है, it is providing virtual DOM, it is provide through this it will optimize the loading time as well as it provides a better user experience. So it has having rich ecosystem, so many popular libraries are available for developing your application। So it is declarative UI, मतलब यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करना जरूरत नहीं है, आप जस्ट आप इनिशिएट किए वो रिएक्ट विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। तो इट इज फास्ट लर्निंग कर्व एंड इट इज यूनिडायरेक्शनल डाटा फ्लो। तो यहाँ पे जो डेटा फ्लो होगा यूनिडायरेक्शनल होगा हमेशा। इट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट इंटरव्यू पॉइंट कि रिएक्ट में डाटा यूनिडायरेक्शनल है या बाई डायरेक्शनल है। तो योर आंसर शुड बी यूनिडायरेक्शनल। व्हाट डज इट मीन, वी कैन सी इट वेरी सुन। तो लेट्स गो लिटिल बिट डेप्थ टू द ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट। तो अभी हम कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर क्या है वो थोड़ा डिस्कशन करने चाहेंगे। तो देखो, कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर में पहले आपका, बिफोर डिस्कसिंग दिस, मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ। तो मल्टी पेज एप्लीकेशन क्या होता है और तुम्हारा कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर क्या होता है उसके बारे, सॉरी, सिंगल पेज एप्लीकेशन क्या होता है उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कशन करते हैं। तो व्हाट इज मल्टी पेज एप्लीकेशन? तो आप में से कोई बता सकता है व्हाट डू मीन बाय मल्टी पेज एप्लीकेशन? हेलो, यहाँ पे हम सिंगल पेज एप्लीकेशन के बारे में डिस्कस, ठीक है, कोई बता सकता है तो बेटर है। आई वांट टू नो आपको पता है कि नहीं। यस, हेलो, थोड़ा देखता हूँ मेरा साउंड क्यों नहीं आ रहा है। सो इज इट ऑल क्लियर? आप सुन पा रहे हो मुझे? Yes, sir. तो आपका साउंड मैं क्यों नहीं सुन पा रहा हूँ? Yes. एक मिनट, मेरा ईयरफोन कहाँ है? साउंड कैंसिल। हम्म, तो अभी रेस्पॉन्स थोड़ा देना। Yes, sir. यस। हाँ, अभी आ रहा है। हाँ ठीक है, कोई बता सकता है मुझे व्हाट इज सिंगल पेज एप्लीकेशन, व्हाट इज मल्टी पेज एप्लीकेशन? Without reloading the page, it हम्म, is single page of application. ओके, तो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। हम्म, तो देखो, जब रिएक्ट नहीं था, ठीक है, रिएक्ट तो पहले ही इंट्रोड्यूस हुआ और वो ये कॉन्सेप्ट लेके आया सिंगल पेज एप्लीकेशन वाला। तो पहले जब रिएक्ट नहीं था तो पहले क्या हो रहा था ना, तुम वेबसाइट बना रहे हो तो कोई भी वेबसाइट विजिट करो, उसका कुछ फीचर होता है, अबाउट पेज होता है, होम पेज इसका होता है, ये सब नो। तो उसका सर्विस पेज होता है, गैलरी पेज होता है, और तुम्हारा
कॉन्टैक्ट पेज हो सकता है। तो इस तरह बहुत सारा फीचर है वेबसाइट का। मैं सिंपल वेबसाइट के बारे में डिस्कशन कर रहा हूँ, सो दैट यू कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे जब मैं होम क्लिक करूंगा तो एक्चुअली क्या होगा ना, होम डॉट एच टी एम एल हो सकता है, नहीं तो होम डॉट पी एच पी हो सकता है। तो इस तरह का एक फाइल आपका प्रोजेक्ट में सर्वर में होगा, वो फाइल सीधा लोड होता है। इज इट क्लियर? तो फिर आप अबाउट के ऊपर क्लिक करोगे, फिर वो रिक्वेस्ट विल गो टू द सर्वर। वहां पे अबाउट पेज रेंडरिंग होगा, अबाउट डॉट एच टी एम एल पेज आके फिर से क्लाइंट में लोड होके दिखाएगा। फिर आप अगर सर्विस को क्रिएट कर रहे हो, क्लिक कर रहे हो, तो फिर रिक्वेस्ट विल गो अगेन, रिक्वेस्ट विल गो टू द सर्वर। सर्वर पे फिर वो पेज एज ए रेस्पॉन्स रिटर्न होगा। फिर सर्विस पेज को आप वहां पे व्यू करोगे। ठीक है? तो यहाँ पे क्या है ना, वेन एवर यू आर क्लिकिंग ऑन एनी फीचर, तो ईच टाइम रिक्वेस्ट इज गोइंग टू द सर्वर एंड सर्वर प्रोसेसेस दैट रिक्वेस्ट एंड गिविंग यू द रेस्पॉन्स। तो ये जो रिक्वेस्ट गया और रिक्वेस्ट रिटर्न होने के बिटवीन में आपको टाइम थोड़ा लग रहा है कि नहीं? तो यहाँ पे क्या हो सकता है, अगर इंटरनेट आपका स्लो है तो वहाँ पे यूजर को एक्सपीरियंस थोड़ा बैड हो सकता है, क्योंकि ना योर पेज विल कम लिटिल बिट लेट। ओके, ये एक इश्यूज है। और यहाँ पे ईच टाइम वी आर सेंडिंग रिक्वेस्ट टू द सर्वर, सर्वर प्रोसेसिंग योर रिक्वेस्ट। तो इस केस, इस टाइप ऑफ वेबसाइट में अगर एट ए टाइम थाउजेंड्स और लैक्स ऑफ रिक्वेस्ट इज कमिंग, हिट्स आर कमिंग टू द सर्वर, तो सर्वर बिकम्स बिजी, सर्वर के ऊपर लोड ज्यादा पड़ जाएगा। ये सर नो? हेलो? Yes, sir. तो इसीलिए मल्टीपेज एप्लीकेशन का ये डिसएडवांटेज हुआ। तो इसमें और एक और क्या प्रॉब्लम है, मान लो कि तुम होम पेज बनाए हो, उसका मेनू है, ऊपर हेडर सेक्शन है, लोगो है, वो और फुटर सेक्शन है। ये क्या है ना, ये सब पेज के लिए समान है। मतलब ये होम पेज के लिए भी सेम है, और अबाउट पेज के लिए सेम है, सर्विस पेज के लिए सेम है, और तुम्हारा गैलरी पेज के लिए सेम है, कॉन्टैक्ट पेज के लिए सेम है। तो इस केस में आप क्या करोगे, मतलब होम का स्टाइल डिफाइन करने के लिए तो आप स्टाइल डॉट सी एस एस फाइल कुछ बनाए होंगे। सो दीज आर कॉल्ड एसेट। उसका इमेज, कुछ लोगो वाला इमेज आप लिए होंगे। फिर फुटर के लिए भी कुछ स्टाइल और जावास्क्रिप्ट, तो सेपरेट सेपरेट फाइल आप बनाए होंगे। ठीक है? तो ये सेम फाइल है, तो सेम सी एस एस फाइल आप यू यूज इन ईच एंड एवरी पेजेस। तो इस केस में क्या होगा ना, इसको मैं कंबाइनिंगली बोलता हूँ एसेट्स। ओके, एसेट्स। तो अभी क्या होगा ना, तुम होम का रिक्वेस्ट सेंड किए, तो सर्वर क्या करेगा ना, होम को प्रोसेस करेगा। उसका जितना एसेट है, इमेज है, सीएसएस फाइल है, जावास्क्रिप्ट फाइल है, एवरीथिंग विल कम टू टू द क्लाइंट। क्लाइंट में डाउनलोड होगा। तो क्लाइंट में जो डाउनलोड होगा, क्लाइंट का इंटरनेट बैंडविड्थ वो किल करेगा कि नहीं? हेलो? यस। Yes. तो यहाँ पे क्लाइंट का जो इंटरनेट बैंडविड्थ विल बी ऑक्युपाइड, और ये एसेट डाउनलोड हुआ। फिर से आप क्या हुआ ना, होम पेज को देखे। होम पेज को देखने के बाद आप अबाउट के ऊपर क्लिक कर दिए। अबाउट के ऊपर जब क्लिक कर रहे हो, फिर से रिक्वेस्ट जा रहा है सर्वर को। सर्वर क्या कर रहा है ना, सेम सीएसएस फाइल, सेम इमेज हो सकता है, सेम जावास्क्रिप्ट हो सकता है, उसके साथ एडिशनल कोई जावास्क्रिप्ट उस पेज के लिए आप बनाए हो वो, और एडिशनल कुछ इमेज हो। तो एवरीथिंग विल कम टू द सेम। तो इस केस में कौन सा चीज रिपीट हुआ ना, जो पहले से स्टाइल डॉट सी एस एस फाइल लोड हुआ था, वो स्टाइल डॉट सी एस एस फाइल, वो जो जावास्क्रिप्ट डॉट जेएस फाइल फिर से लोड हो रहा है बार बार। एक ही रिसोर्स एक बार क्लाइंट में डाउनलोड हो गया, बट इन मल्टीपेज एप्लीकेशन में क्या होगा ना, आप जितने बार फीचर को क्लिक करोगे, कोई भी फीचर को, सर्वर क्या करेगा ना, सेम एसेट को बार बार डाउनलोड करने देगा। तो इसमें अननेसेसरी वेस्टेज ऑफ टाइम एंड अननेसेसरी किलिंग ऑफ बैंडविड्थ ऑफ क्लाइंट। तो इसमें यूजर का एक्सपीरियंस थोड़ा मतलब खराब होगा कि नहीं? हेलो? आज के जमाने में हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, हम क्लिक करेंगे तो हमारा आउटपुट मतलब स्क्रीन जल्दी दिखाना चाहिए। वी आर नॉट, वी डोंट हैव एनी पेशेंस टू वेट। तो अगर कोई भी वेबसाइट आपको वेट करा रहा है थोड़ा, मतलब यूआई दिखाने के लिए, तो आप क्या करोगे, यू डोंट हैव एनी मतलब क्या गुड इंप्रेशन ऑन दैट वेबसाइट, तो आपका एक्सपीरियंस खराब हो गया।
अगर आपका एक्सपीरियंस खराब हो गया, आप दूसरे बार वो वेबसाइट विजिट ही नहीं करोगे। इज इट क्लियर? तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे ना, आप देखो अमेजन विजिट करो, फ्लिपकार्ट विजिट करो, तो उसमें रेस्पॉन्स रेट इज वेरी हाई। लेकिन इस एट द सेम टाइम इफ यू आर विजिटिंग एनी लोकल साइट जो पीएसपी में बनाया गया होगा, तो उसमें देखोगे थोड़ा थोड़ा आपका इम्प्रेशन और एक्सपीरियंस खराब होगा। तो इसीलिए मल्टीपेज एप्लीकेशन का ये सब डिसएडवांटेज था। उसमें क्या डिसएडवांटेज था ना, एवरी टाइम रिक्वेस्ट इज गोइंग टू द सर्वर एंड सर्वर इज मतलब प्रोसेसिंग द रिक्वेस्ट एंड गिविंग, तो सर्वर के ऊपर पहला लोड ज्यादा है। सेकेंड टाइम इट टेक्स टाइम, तो इट मे क्रिएट ए बैड यूजर एक्सपीरियंस। थर्ड, इट किल्स द बैंडविड्थ, मतलब इंटरनेट कंज्यूम ज्यादा करता है सेम रिसोर्स को बार बार डाउनलोड कराने में। तो ये दिस काइंड ऑफ थिंग्स आर द इश्यूज ऑफ मल्टीपेज एप्लीकेशन। तो यहाँ पे किसका कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। हेलो। No, sir. ठीक है, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टेलिंग हियर। अभी हम सिंगल पेज एप्लीकेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सिंगल पेज एप्लीकेशन में क्या होगा, व्हाई इट इज कॉल्ड सिंगल पेज, पूरा का पूरा वेबसाइट एक ही पेज है एक्चुअली, दैट इज कॉल्ड इंडेक्स, इंडेक्स डॉट HTML है आपको पूरा का पूरा वेबसाइट इंडेक्स डॉट HTML। तो जब आप सर्वर को रिक्वेस्ट फर्स्ट टाइम के लिए करोगे, तो वो क्या होगा ना, तुम्हारा इंडेक्स डॉट एच टी एम एल विल लोड टू द क्लाइंट। इन एडिशन टू द इंडेक्स डॉट एच टी एम एल अदर फीचर्स आप क्या बनाओगे, यहाँ पे कंपोनेंट्स बनाओगे ईच एंड एवरी फीचर। यहाँ पे होम, इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग होम पेज आप बनाओगे होम कंपोनेंट। इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग अबाउट पेज आप बनाओगे अबाउट कंपोनेंट। इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग योर गैलरी पेज आप बनाओगे गैलरी कंपोनेंट। सिमिलरली सर्विस कंपोनेंट, सिमिलरली कॉन्ट्रैक्ट कंपोनेंट। तो आपका इतना सारा कंपोनेंट बनाओगे। फिर आपका एसेट्स भी, मतलब CSS VSS वगैरह यूज हो रहा होगा सब कंपोनेंट में, वो भी है। तो आप जब रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हो, तो क्या हो रहा है ना, फर्स्ट टाइम के लिए, for the first time, all the components plus all the assets is going to be downloaded to the client side. Are you getting my point? Try to understand. तो आपका index.html पेज आ जाएगा, पूरा का पूरा CSS assets, images भी जो भी है वो भी आ जाएगा, उसके साथ पूरा का पूरा तुम्हारा कंपोनेंट्स इधर आ जाएगा, एवरीथिंग नाउ। तो इसीलिए रिएक्ट एंगुलर जो एप्लीकेशन होता है, जब इनिशियल रिक्वेस्ट आप करते हो इट टेक्स लिटिल बिट ऑफ टाइम। एक बार वो डाउनलोड हो गया, फिर नेक्स्ट आप इट विल वर्क वेरी फास्टर। क्यों, उसका सीक्रेट क्या है ना, पूरा का पूरा कंपोनेंट्स, पूरा का पूरा एसेट्स पहले बार में इंडेक्स के साथ क्लाइंट के ब्राउजर में आके लोड हो जाता है। तो एवरीथिंग इज प्रेजेंट एट द क्लाइंट साइड। नेक्स्ट टाइम आप अबाउट पेज क्लिक करोगे, तो वो क्या करेगा ना, अबाउट कंपोनेंट को लोड कराएगा, UI को लोड कराएगा। और वो कंपोनेंट कहाँ पे है, अभी क्लाइंट साइड में है। तो क्लाइंट साइड में उसको प्रिपेयर करके, उसको बोलते हैं रेंडरिंग, रेंडरिंग करके अबाउट कंपोनेंट को, वो कंपोनेंट को डिस्प्ले एरिया में शो कराएगा। इस केस में सेकेंड रिक्वेस्ट जो आप सेंड किए, वहां पे सर्वर के पास रिक्वेस्ट नहीं गया, यहाँ पे क्लाइंट साइड में अपना ब्राउजर के अंदर वो अबाउट पेज रेंडर होके आपको UI दिखाएगा। इन केस यू नीड सम डायनामिक डेटा, मतलब एक सर्विस कंपोनेंट है, वो क्या कर रहा है ना, सर्वर से डेटा लाके पूरा का पूरा सर्विस को आपको दिखाएगा। इस केस में क्या होगा, आपका रिक्वेस्ट विल गो टू द सर्वर, सर्वर से आपका डेटा ओनली जेसन फॉर्मेट में डेटा आएगा। डेटा आने के बाद यहाँ पे आपका ब्राउजर में क्या होगा ना, उस डेटा को यूज करके आपका जो प्रोडक्ट कार्ड हो सकता है, सर्विस कार्ड हो सकता है, सर्विस टेबल हो सकता है, तो वो पूरा UI फॉर्मेट आप जो बने लिखे होंगे कोड, उसी हिसाब से वो बनाएगा। वो बनाने के बाद फिर यहाँ पे लोड करेगा। तो इस केस में सिंगल पेज एप्लीकेशन में केस में आपका क्या हुआ ना, पहले जब आप रिक्वेस्ट सेंड किए, पूरा का पूरा कंपोनेंट, पूरा का पूरा एसेट एंड इंडेक्स डॉट HTML एवरीथिंग इज डाउनलोडेड टू द क्लाइंट साइड। और नेक्स्ट रिक्वेस्ट में कोई एसेट रिपीट नहीं हो रहा है, डाउनलोड नहीं हो रहा है, कोई
कंपोनेंट भी डाउनलोड नहीं हो रहा है ओनली, तो कंपोनेंट का जो जो डेटा चाहिए वो डेटा ही ओनली फेच हो रहा है सर्वर से। और उस डेटा प्रेजेंटेशन एक्टिविटीज, यूआई को बनाना, जो एक्टिविटी सर्वर को पहले था मल्टीपेज एप्लीकेशन में, अभी वो सिंग ब्राउजर को, क्लाइंट को डेडिकेट कर दिया गया। इस केस में बेनिफिट क्या हो गया ना, सर्वर के ऊपर बर्डन कम हो गया। और क्या बेनिफिट हुआ ना, क्लाइंट का यूआई एक्सपीरियंस, क्योंकि ना उसका ब्राउजर में अगर तुम्हारा यूआई बन रहा है तो उसको बहुत फास्ट मिल जाएगा। तो इसलिए क्लाइंट एक्सपीरियंस विल बी बेटर, यूएक्स इज वेरी गुड। सेकंड, तो यहाँ पे लोडिंग टाइम इज वेरी लेस, सर्वर के ऊपर बर्डन बहुत कम हो गया। ठीक है, तो दैट इज द रीजन इट इज वेरी बिकम वेरी पॉपुलर। लेकिन यहाँ पे सिंगल पेज एप्लीकेशन में पूरा का पूरा एप्लीकेशन डिपेंड्स अपॉन ए सिंगल पेज। और ये इंडेक्स डॉट एच टी एम एल के क्या होगा, उसका जो बॉडी है ना, वो बॉडी के अंदर डायनामिकली तुम्हारा कंपोनेंट शो करेगा। ठीक है, बॉडी के अंदर ही तुम्हारा कंपोनेंट डायनामिकली शो करेगा, जितना भी आप यूआई वाला कंपोनेंट बना रहे हो। तो इसीलिए ये तुम्हारा कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर है। तो यहाँ पे अगर हम कंसीडर करेंगे, लेट दिस इज वन ई कॉमर्स एप्लीकेशन। अगर आप एक रिएक्ट यूज करके ई कॉमर्स एप्लीकेशन बनाना चाहते हो, तो पहला जो कंपोनेंट आप बनाओगे, आप कंपोनेंट आप कंपोनेंट पहले लोड होगा, उसका जो यूआई है वो यूआई दिखाएगा। ठीक है, तो मान लो कि उसमें आप एक नाप बार ऐड करना चाहते हो आप कंपोनेंट के अंदर, तो वो नाप बार के लिए आप सेपरेट कंपोनेंट बनाओगे, और वो कंपोनेंट को आप कंपोनेंट के अंदर यूज करोगे। ठीक है, तो ये क्या करेगा ना, नाप बार आपको बनाएगा। नाप बार में कंपोनेंट के अंदर आपको चाहिए एक सर्च बार और एक यूजर प्रोफाइल कंपोनेंट, तो वो भी आप बना सकते हो। तो इसमें क्या होगा ना, पूरा का पूरा जो एप्लीकेशन है, इट विल डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। ठीक है, आपका मान लो कि प्रोडक्ट लिस्ट दिखाना है, तो एक एक प्रोडक्ट के लिए आप इंडिविजुअल कंपोनेंट बनाओगे, उस कंपोनेंट को यहाँ पे लूप चला के पूरा प्रोडक्ट को दिखाओगे। इस तरह कार्ट कंपोनेंट बनाना है, कार्ट के अंदर जो आइटम हम शो करेंगे उसके लिए सेपरेट कंपोनेंट, मतलब वो सेपरेट सेपरेट यूआई बनाएंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू स्पीक? हेलो। Yes, sir. तो ये इसीलिए इसको बोलते हैं कंपोनेंट बेस्ड वेब एप्लीकेशन, और ये सिंगल पेज एप्लीकेशन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझना, और उसको हम एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं कैसे वो हो रहा है। तो मैं थोड़ा यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको। लेट्स डू इट। ठीक है, मैं इसको रिमूव कर दूँ। तो अभी हम क्या करेंगे, हमारा साइट को विजिट थोड़ा करते हैं। तो ये साइट जो है ना, मल्टी पेज एप्लीकेशन है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, व्हेन आई एम क्लिकिंग ऑन मिशन, सो इट इज गोइंग लोडिंग समथिंग। तो यहाँ पे देखो आप इस जगह में आप मार्क कर सकते हो, व्हेन यू आर क्लिकिंग ऑन एनीथिंग, यहाँ पे इन हाउस ट्यूनिंग, तो एवरी टाइम ये मतलब रीलोड हो रहा है कि नहीं? हेलो, एवरी टाइम यू आर Yes. क्लिकिंग ऑन, इट इज रीलोड। तो इसका मतलब एवरी टाइम रिक्वेस्ट इज गोइंग टू द सर्वर एंड इट इज कमिंग। तो हाउ कैन यू नो? तो यू गो इंस्पेक्ट दिस एप्लीकेशन। तो शॉर्टकट की इज कंट्रोल शिफ्ट आई, यू क्लिक ऑन द नेटवर्क। ठीक है, वहां पे नेटवर्क पे जाते हैं, यहाँ पे ऑल है। तो मैं अभी क्लिक करता हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हो व्हाट आर द थिंग्स विच आर कमिंग। आप इधर देख सकते हो, bootstrap min.cs, font awesome min.cs, all the css files are coming, yes or no? तो यहाँ पे css पर क्लिक करेंगे तो आपको इतना सारा css फाइल आ रहा है। ठीक है, फिर js के ऊपर क्लिक करेंगे, इतना सारा js फाइल आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा कितना रिक्वेस्ट है, ऑल यहाँ पे क्लिक करो, टोटल 63 रिक्वेस्ट है। तो तुम्हारा कितना केबी का डाटा ट्रांसपोर्ट हुआ? 13.7 केबी का।
रिसोर्सेज टोटल 2.7 MB का रिसोर्सेज आया, इंक्लूडिंग इमेज और एवरीथिंग। तो टोटल तुम्हारा कितना टाइम लगा, इतना टाइम लगा ये इसको लोड कराने के लिए। ठीक है, यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं, ये जो जेएस फाइल ये सब है ना, तो इस रिक्वेस्ट में आया, फिर मैं सर्विसेज का क्लिक करता हूँ, वहां पे भी देखोगे सेम काइंड ऑफ रिसोर्स इज गोइंग टू बी रीलोड। तो यहाँ पे 63 रिक्वेस्ट आया था, टोटल 2.7 MB का है। तो यहाँ पे फिर से करते हैं, तो आप ये इधर देख सकते हो 4.3 MB का रिसोर्सेस अभी आ रहा है। तो इसमें देखो वही सेम सेम चीज आ रहा है कि नहीं? हेलो। Yes. तो इस केस में क्या हो ना, वो सेम रिसोर्सेस इज डाउनलोडेड रिपीटेडली। तो आपका बैंडविड्थ इतना ही वो ले रहा है, मतलब डाटा इतना कंज्यूम कर रहा है। तो इसीलिए आप मल्टीपेज एप्लीकेशन जब ब्राउज करोगे अपना मोबाइल डाटा से, आपका मोबाइल डाटा जल्दी खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो इन दिस कंटेक्स्ट लेट्स सी रिएक्ट का कोई एप्लीकेशन जो है रिएक्ट में बनाया गया हो। तो मैं अभी रिएक्ट खुद का साइट को हम चलते हैं। हाँ, ये एक एप्लीकेशन जो है रिएक्ट में बनाया गया है, तो उसको भी मैं दिखा सकता हूँ। ये हम मैं बनाया हूँ इस एप्लीकेशन को, तो आपको दिखा। यहाँ पे नेटवर्क में चलते हैं, तो इसको रिफ्रेश में कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हो सम 1.8 MB का रिसोर्सेस फर्स्ट टाइम के लिए लोड हो गए। अभी यहाँ पे चलो मैं दे देता हूँ। ठीक है, अभी मैं एक मेनू को क्लिक कर रहा हूँ इधर से, मतलब स्कीम एंट्री करके एक मेनू है, उसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। आप देख सकते हो, तो व्हाट इज हैपनिंग जस्ट ऑब्जर्व यहाँ पे। और यहाँ पे देखो क्या क्या चीज लोड हुआ है, तो वो थोड़ा देख लेते हैं। CSS क्या लोड हुआ है, CSS एक ही लोड हुआ है, जेएस मेन डॉट जेएस फाइल हुए, ऑल करेंगे तो इतना सारा फाइल लोड हुआ है ओनली। तो अभी हम स्कीम एंट्री के ऊपर क्लिक करते हैं। तो स्कीम एंट्री मैंने क्लिक किया, वो कंपोनेंट लोड हुआ, यूआई तो आ गया। अभी आप देखो इधर कुछ फर्क पड़ा क्या? हेलो, ये रीलोड हो रहा है क्या? नो सर। नो। तो अगेन यूजर अकाउंट एंट्री के ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ, आप इधर भी मार्क कर सकते हो वहां पे कुछ हो रहा है क्या। यहाँ पे तो आप देखो रिफ्रेश नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे भी देखो आपका बहुत कम, मतलब देखो 1.8 था, अभी इसमें 0.1 करके MB यहाँ पे आया। ठीक है, तो आपका यहाँ पे रिएक्ट एप्लीकेशन विल कंज्यूम वेरी फ्यू अमाउंट ऑफ रिसोर्सेस। तो बहुत मुश्किल से एक ये आ रहा है। तो इसमें हमको क्या पता चला कि इन दिस केस आपका वो बेनिफिट आप, आई होप एवरीबडी नाउ क्लियर व्हाट इज सिंगल पेज एप्लीकेशन, व्हाट इज मल्टी पेज एप्लीकेशन। कैन यू एक्सप्लेन इट इन इंटरव्यू? हेलो आशीष। यस ठीक है, अगर इसमें कुछ क्वेश्चन नहीं है तो लेट्स मूव ऑन। तो यहाँ से हमको पता चला। सर, हाँ। is there any cons about the single page application? हाँ, सिंगल पेज एप्लीकेशन में SEO करना बहुत डिफिकल्ट है। ठीक है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करना बहुत डिफिकल्ट है, इट इज ए वेरी चैलेंजिंग थिंग। अदरवाइज वेरी फ्यू कॉन्स इन सिंगल पेज एप्लीकेशन। ओके। Sir, about the security thing, is there any problem? सिक्योरिटी के लिए बहुत बेहतर है। सिक्योरिटी तो इसीलिए तो, मतलब आप अगर जाके व्यू सोर्स करोगे दोनों साइट का, तो रिएक्ट का यहाँ पे जाके आप क्या कर सकते हो, राइट क्लिक करके आप व्यू सोर्स को जाओगे तो ये आप पूरा का पूरा कोड देख सकते हो इधर, कैसे क्या बनाया गया है। ठीक है, कैन यू सी? Sir, हाँ, अभी रिएक्ट का हम देखते हैं व्यू सोर्स करके। अब देखो इसमें से क्या समझोगे आप। ठीक है, वो पूरा बंडलिंग करके मिनिफाई करके देता है, तो नोबडी कैन हैक योर कोड, नोबडी कैन फॉलो योर कोड। तो वो सब बेनिफिट है। तो रिएक्ट इज प्रोवाइडिंग मोर सिक्योरिटी
ओवर दिस वन। ठीक है। जी सर। और अभी चलो नेक्स्ट फीचर को डिस्कशन करते हैं। तो रिएक्ट में जो है ना, JSX इज वन ऑफ द ब्यूटीफुल फीचर इन रिएक्ट। तो नॉर्मली आप देखो JS file. The what is JSX? ना it is as I have told JavaScript XML, मतलब ये HTML प्लस JavaScript को मिला के वो बनाया गया है। तो आप ऐसे ही कोड लिखोगे, कैसे लिखोगे? div id। तो ये जो मैं पोर्शन किया हूँ ये एक्चुअली JS फाइल है। ये इसको हम सेव करेंगे। लेट आप dot JS file. And you remember inside the JavaScript you cannot write HTML tag just like this. वो एरर थ्रो करेगा। Yes or no? हेलो। Yes, sir. लेकिन Yes. रिएक्ट में क्या है ना, जावास्क्रिप्ट जेएस के अंदर आप ऐसे लिख सकते हो। ये दिस एक्सटेंशन कैन बी JSX और JS। जैसे भी तुम लिखोगे इसके अंदर टैग ऐसे आप लिख लोगे तो रिएक्ट इज अलाउइंग टू डू लाइक दिस। बट ये तो ब्राउजर नहीं समझ पाएगा, इसीलिए आपका एक कंपाइलर यूज होता है। उस कंपाइलर को हम बोलते हैं बाबेल कंपाइलर। तो जब आप बिल्ड कर रहे हो अपना रिएक्ट एप्लीकेशन को, तब वो जो JSX वाला जो कोड है वो ट्रांसलेट होता है इस तरह जावास्क्रिप्ट का डोम वाला कोड में। वो रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट करके एक फंक्शन है, उसके अंदर आपका ये, अगर आप बाबेल कंपाइलर यूज नहीं करना चाहते हो तो आप ऐसे ही लिखना पड़ेगा। एंड राइटिंग such kind of code for create generating UI is quite challenging। जो HTML में फैमिलियर है ऐसे लिखेगा तो वो इजी हो जाएगा उसके लिए। अगर वो मतलब जावास्क्रिप्ट में उसको पूरा का पूरा UI को बनाना है तो ये कोड मुझे लिखना होगा। तो यू जस्ट इमेजिन राइटिंग दिस कोड, इट रिक्वायर्स जावास्क्रिप्ट एक्सपर्टाइज और नॉट। हेलो। जी सर। तो Yes, sir. तो जावास्क्रिप्ट एक्सपर्टाइज आपको चाहिए। इस तरह का कोड लिख के आप एक सिंपल सा यूआई, ये जो यूआई है ना आपका, क्या होगा? div, उसका आईडी होगा आप, फिर पैराग्राफ, दो पैराग्राफ, ये सब आपको मतलब क्या ब्राउजर में दिखाना है रिएक्ट एप्लीकेशन यूज करके। तो अगर JSX, पहले JSX नहीं था, ठीक है, यू जस्ट ट्राई टू नो, JSX पहले नहीं था। तो इनिशियली रिएक्ट में कैसे कोड लिखा जाता था यूआई जनरेट करने के लिए? एवरीथिंग वाज रिटन जस्ट लाइक यूजिंग दिस कोड। div, उसका आईडी क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट बनाए हम, फिर और एक फंक्शन को, रिएक्ट का एक प्रीडिफाइंड फंक्शन है क्रिएट एलिमेंट करके, उसको कॉल किए, उसके अंदर फिर पैरामीटर हम पास किए p, फिर वहां पे नॉल पैरामीटर का इनर टेक्स्ट क्या होगा तो उसको पास किए, फिर और एक पैराग्राफ बनाना है इसलिए हम कॉल किए रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट पैराग्राफ, फिर नॉल, फिर अनदर पैराग्राफ। तो इसी तरह आपको अगर एक कॉम्प्लेक्स, मतलब मान लो कि एक फॉर्म आप बना रहे हो, उसमें बहुत सारा एक मतलब क्या है, फील्ड है। तो जस्ट इमेजिन, तो फील्ड का हर एक टैग का के लिए आप हर हर एक लाइन के लिए आपको लिखना पड़ेगा क्रिएट डॉट रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट। फिर मान लो कि मैं एक div क्रिएट करना चाहता हूँ, फिर लिखूंगा रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट, सिंगल कोट के अंदर div, उसके अंदर नॉल, उसके अंदर जो भी कंटेंट रखना है मुझे रखना पड़ेगा। तो ये कोड के बेसिस पे पहले जो रिएक्ट मतलब इंट्रोड्यूस हुआ था, तो कोड बेसिस पे ये सब चल रहा था। ठीक है। तो जो जिसका जावास्क्रिप्ट में एक्सपर्टाइज है दे कैन राइट, एंड इवन इट इज क्वाइट एरोनियस प्रोसेस, और इसमें क्या होगा, एरर होने का पॉसिबिलिटी है और डेवलपमेंट स्लो होने का पॉसिबिलिटी है। तो टू एड्रेस दिस इशू दे हैव somebody must have done research and they have introduced this JSX concept। तो वो बोल रहा है कि विद इन द, आपको अगर इंटरव्यू में भी पूछा जाएगा आप ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हो क्या ना, JSX is a feature through which we can write HTML tags within the JavaScript file। ठीक है। तो ये एक्चुअली HTML कोड नहीं है, ये हम HTML जैसा लिख रहे हैं। तो उसको जब रिएक्ट बिल्ड करता है तो बाबेल कंपाइलर यूज करके उसको जावा रिएक्ट का वो कोड में, जावास्क्रिप्ट कोड में कन्वर्ट कराता है।
और उसी को ब्राउजर रन करता है। तो आई होप एवरीबॉडी नाउ क्लियर व्हाट इज एग्जैक्टली JSX। हेलो। हम प्रैक्टिकल तो करेंगे, एक के बाद एक सब कुछ देखेंगे, पहले थोड़ा थियोरेटिकल बैकग्राउंड हम समझ लेते हैं। तो रिएक्ट का जो फीचर अभी क्या क्या हम कवर किए, कैन एनीबॉडी एक्सप्लेन। हेलो आशीष, आर यू देयर। यस सर। हाँ, तो क्या क्या अभी तक तुमको समझ में आया, कैन यू रिपीट इट अगेन। सर जो हम लोग जो एक्शन जो पहला वाला पैराग्राफ जो है हम्म उसकी वो हम लोग का एचटीएमएल फाइल का ऐसे हम लोग कोड लिख सकते हैं, लिखते हैं। हम्म हम्म बट पहले जब हम लोग कंपाइल डोम नहीं था तब हम लोग रिएक्ट में ऐसे लिखते थे, हम्म जो सेकंड वाला। हम्म बट सर अगर हम लोग को एचटीएमएल फाइल और जावास्क्रिप्ट में नहीं लिखना है, जावास्क्रिप्ट में लिखना है तो ऐसे लिखना पड़ेगा, रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट ऐसे लिखना पड़ेगा अगर यस कंपाइलर हम लोग यूज नहीं करेंगे। यस। अगर कंपाइलर यूज कर सकते हैं तो हम लोग ऊपर वाला लिख के वो कंपाइलर इसको कन्वर्ट करेगा इस पे, तो तो ये क्या हो जाएगा, डेवलपर के लिए इजी हो जाएगा। इजी ठीक है। हो जाएगा। हाँ, तो सिंगल पेज एप्लीकेशन क्या है, मल्टी पेज एप्लीकेशन क्या है, समझ में आया। यस सर। अंजलि, आपको समझ में आया ये। Yes, वेरी गुड। ओके, प्रतिपन्ना। सर ठीक। वो नहीं है अभी। ओके, वो हॉस्पिटल में है तो नो इशू। तो ठीक है, अभी नेक्स्ट पिक्चर को चलते हैं। तो यू कैन सी दिस इज कॉल्ड वर्चुअल डोम। तो अनदर इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ रिएक्ट इज दैट इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ रिएक्ट। तो वर्चुअल डोम इज ए लाइट वेट कॉपी ऑफ एक्चुअल डोम। तुम्हारा एक्चुअल जो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल होता है, तो मैं डोम के बारे में इन डेप्थ कॉन्सेप्ट में पढ़ाऊंगा, तो सो दैट यू विल गेट क्लैरिटी। तो डोम जो है एक्चुअल डोम का एक कॉपी मेंटेन करता है रिएक्ट, तो उसको बोलते हैं वर्चुअल डोम। एंड दैट रिएक्ट यूजेस टू ऑप्टिमाइज द अपडेट्स एंड रेंडरिंग। तो आप अगर नया एलिमेंट ऐड किए डायनामिकली, और कोई एलिमेंट को आप डिलीट कर रहे हो, कोई पैराग्राफ आप लिखे हो उसको डिलीट कर रहे हो, तो उसमें क्या होगा, वो डायरेक्टली तुम्हारा जो डोम है ना, डोम ट्री, तो उसमें जाकर डायरेक्टली कुछ नहीं करेगा। वो क्या करेगा ना, अपना मेमोरी में जो वर्चुअल डोम मेंटेन करते रहेगा, उसमें चेंज कर देगा। उसमें चेंज करने के बाद फिर आपका एक रिएक्ट इज यूजिंग वन एल्गोरिथम, उसको बोलते हैं रिकंसाइलेशन एल्गोरिथम। तो उसके बारे में मैं बोलूंगा। तो रिकंसाइलेशन एल्गोरिथम क्या करेगा ना, एनी चेंज टू द वर्चुअल डोम इट विल इमीडिएटली अफेक्ट टू द रियल डोम। तो रियल डोम को वो अफेक्ट करेगा। तो पहले रिएक्ट किसको चेंज करेगा ना, जो भी आपका एलिमेंट पैराग्राफ ऐड हुआ कि पैराग्राफ डिलीट हुआ, तो वो वर्चुअल डोम को अपडेट कराएगा। वर्चुअल डोम को एक बार अपडेट हुआ, वो फिर रियल डोम को अपडेट कराएगा। तो रिएक्ट इज डायरेक्टली नॉट डीलिंग विथ रियल डोम। तो डोम क्या है ना, आपका HTML को जो UI पेज आप देख रहे हो, वो पेज को रिप्रेजेंट कराता है। ठीक है। तो दैट इट improves the performance of React application by reducing the direct manipulation of real DOM। तो एंगुलर क्या करता है ना, रियल डोम को डायरेक्ट मैनिपुलेट करता है, लेकिन रिएक्ट नेवर डायरेक्टली डील्स विद द रियल डोम। ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे कि मैं बताया, ये आपका डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट है। ये आप मान लो कि आपका हेड टैग है, ये आपका हो गया बॉडी टैग। हेड टैग के अंदर आप टाइटल टैग लिख रहे हो, और उसके मेटा टैग लिख रहे हो। इस तरह बॉडी टैग के अंदर आप div बना रहे हो, पैराग्राफ बना रहे हो। इस तरह का ईच एंड एवरी कंपोनेंट विल बी एक्ट एज वन वन नोड। ठीक है। तो आपका मान लो कि प्रीवियस ऐसा था, आप इसको डिलीट कर रहे हो, तो इस जो हेड को डिलीट कर रहे हो, हेड कंपोनेंट को अगर डिलीट कर रहे हो, ये ऑब्जेक्ट के साथ उसका चाइल्ड भी डिलीट हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो। तो वर्चुअल डोम में करंट स्टेट क्या हो जाएगा, ये तीनों डिलीट हो जाएगा, ये आपका होल्ड होगा। अगर ये होल्ड हुआ, ये आपका वर्चुअल डोम है, ये इमिडिएटली आपका रियल डोम को भी अपडेट करा देगा। तो रियल डोम में जो आप UI देख रहे होंगे, तो वहां पे हेड और टाइटल रिमूव हो जाएगा। तो ये जो मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है हाउ वर्चुअल डोम इज वर्किंग। हेलो।
यस सर। तो यहाँ पे आप एक फ्लो चार्ट देख सकते हो। पहले यूजर कुछ एक्शन करेगा, मान लो कि एक डिलीट करेगा एक आइटम को, तो पहले न्यू वर्चुअल डोम पहले क्रिएट हो जाएगा। फिर आपका एक डिफिंग एल्गोरिथम, हाँ उसको बोलते हैं डिफिंग एल्गोरिथम। द डिफिंग एल्गोरिथम continuously checks the difference between the real DOM and the virtual DOM। ये इंटरव्यू पॉइंट ऑफ में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज डिफिंग एल्गोरिथम। एंड वो जो जब रियल डोम वर्चुअल डोम में जो चेंज हुआ, फिर इट इमिडिएटली अपडेट्स द रियल डोम, उसको वो प्रोसेस को हम बोलते हैं रिकंसाइलेशन प्रोसेस। ये दो टर्म आपको माइंड में रखना होगा, एक व्हाट इज टिपिंग एल्गोरिथम, सेकंड आपको रिकंसाइलेशन एल्गोरिथम, सॉरी रिकंसाइलेशन प्रोसेस। तो ये क्वेश्चन आप नोट भी कर सकते हो। तो व्हाट इज डिफिंग एल्गोरिथम इन रिएक्ट एंड व्हाट इज रिकंसाइलेशन प्रोसेस इन रिएक्ट, ठीक है। तो फिर यहाँ पे अगर देखो, यहाँ पे डिफिंग एल्गोरिथम कुछ चेंज फाउंड किया, तो ये अगर है वो रियल डोम को अपडेट करेगा। अगर वो कुछ नहीं, चेंज नहीं हो रहा है आपका, तो वो कुछ नहीं करेगा आपका। वो ब्राउजर में आप जो यूआई देख रहे होगे, तो वो डोम रियल डोम से डाटा लेके वो आपको यूआई प्रेजेंट कर रहा है। तो आई होप दिस फ्लो चार्ट एवरीबॉडी क्लियर नाउ। तो कैसे वर्चुअल डोम काम करता है, तो रिएक्ट का ये बेनिफिट है, वो क्यों ना ऑप्टिमाइज करने के लिए, परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए आपको इंटरव्यू में पूछेंगे कि व्हाई वर्चुअल डोम इज यूज्ड। तो आपका आंसर ये होना चाहिए कि, क्या होना चाहिए आपका आंसर, कि परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए वर्चुअल डोम यूज हो रहा है। वर्चुअल डोम का कॉन्सेप्ट क्या है, तो आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि हम अगर कुछ भी डायनामिकली चेंज कर रहे हैं डोम में, वो रियल डोम में कुछ चेंज नहीं हो रहा है, वो वर्चुअल डोम में ही अफेक्ट हो रहा है। तो एक बार वर्चुअल डोम में अफेक्ट हो गया, देयर इज एल्गोरिथम दैट इज कॉल्ड डिफिंग एल्गोरिथम। थ्रू दिस प्रोसेस तो योर रियल डोम इज अपडेटेड, ठीक है। अगर रियल डोम और वर्चुअल डोम के अंदर कुछ डिफरेंस वो चेक किया, तो फिर रियल डोम को वो अपडेट कराएगा। और ये जो प्रोसेस को हम बोलते हैं रिकंसाइलेशन प्रोसेस। तो ये आई होप नाउ दिस इज क्लियर। तो वर्चुअल डोम क्लियर, हेलो। यस सर। फिर अभी नेक्स्ट जो है, रिएक्ट इज रीच इकोसिस्टम। रीच इकोसिस्टम मतलब देखो, रिएक्ट में जेएसएक्स फीचर हम यूज कर रहे हैं, तो ताकि हमारे लिए इजी हो जाएगा, इंस्टेड ऑफ राइटिंग जावास्क्रिप्ट कोड वी कैन डायरेक्टली राइट एचटीएमएल कोड। सिंपल, ये रिच सेट ऑफ रिएक्ट हुक्स प्री डिफाइंड फंक्शंस प्रोवाइड कर रहा है। और रिएक्ट इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग यू सो मेनी डेवलपमेंट टूल्स। रिएक्ट डेवलपर टूल्स, हम जब मतलब काम करेंगे, हमारा ब्राउजर में एक रिएक्ट डेवलपर टूल्स इंस्टॉल करेंगे, सो दैट कहाँ पे आपका इश्यू हुआ डिबग करने के लिए वो इट विल बी हेल्प टू यू। और यूनिट टेस्ट करने के लिए आपका, सॉरी, लिंटिंग, लिंटिंग मतलब रिएक्ट का कोडिंग स्टैंडर्ड हम सही से फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, उसके लिए टूल एक ES लिंट करके एक टूल है, वो हम VS कोड में एक्सटेंशन आज एक्सटेंशन ऐड कर सकते हैं। तो हम इट विल एंश्योर whether you are following the proper standard or not। Similarly, there is prettier। prettier क्या करेगा ना, रिएक्ट कोड को डेकोरेट कराएगा। तो हम लोग ये सब टूल्स आगे यूज करने वाले हैं। सिमिलरली बिल्डिंग टूल्स, बिल्डिंग मतलब जब आप रिएक्ट एप्लीकेशन को एक बार काम कर लिए, उसको बिल्ड करके प्रोडक्शन को लेना है, इसलिए सो मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ बिल्डिंग टूल्स आल्सो अवेलेबल। बाबेल इज देयर, वेबपैक इज देयर, बीट इज देयर। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट ऑल्सो। तो आपको रिएक्ट को यूनिट टेस्ट करना है, तो आप यूनिट टेस्ट लाइब्रेरी यूज कर सकते हो। वन ऑफ द पॉपुलर लाइब्रेरी इज जेस्ट, ठीक है। तो आपको डेटा फेचिंग, राउटिंग डिफाइन करना है, आप एक्सियस यूज कर सकते हो, हम लोग एक्सियस यूज करेंगे। So advanced part of the React is that is called GraphQL. For data fetching, you can use GraphQL. Similarly, to provide styles, there are so many libraries. Tailwind CSS आप use कर सकते हो, React Bootstrap भी use कर सकते हो, स्टाइल्ड कंपोनेंट्स यूज कर सकते हो। इसके बारे में भी बताऊंगा कैसे यूज करना है स्टाइल कंपोनेंट। फिर टू मैनेज द स्टेट, तो आपका बहुत सारा लाइब्रेरी है। तो जस्ट लाइक रिडॉक्स इज देयर, कॉन्टेक्स्ट एपीआई इज देयर। तो रिडक्स का बहुत सारा, रिडक्स स्ट्रॉन्ग क्या है वो, उसके बाद मिडिलवेयर इज देयर, तो उसके बारे में हम लोग भी डिस्कशन करेंगे। दिस इज द
part of the ecosystem of React. Similarly, the React router library is there for one component, so another component को हम लिंक क्लिक के थ्रू से रिडायरेक्ट करने के लिए, सिंस देर इज नो पेज कंसेप्ट, तो मुझे एक कंपोनेंट से दूसरा कंपोनेंट को कैसे रिडायरेक्ट करना है, इसलिए मुझे नेविगेशन के लिए राउटर रिएक्ट राउटर लाइब्रेरी यूज करना है, और मुझे रिएक्ट लाइब्रेरी प्रोवाइड किया गया है. दिस इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ द रिएक्ट इकोसिस्टम. सिमिलर, आप अगर सर्वर साइड रेंडरिंग करना चाहते हो, ये एसईओ ऑप्टिमाइज्ड एप्लीकेशन बनाना चाहते हो, तो मैं नेक्स्ट जेएस आप लोग फ्यूचर में सीख सकते हो. एंड नेक्स्ट जेएस इज अ फ्रेमवर्क, इट इज नॉट ए लाइब्रेरी, इट इज ए फ्रेमवर्क बिल्ड अपॉन रिएक्ट. ठीक है, रिएक्ट का फ्रेमवर्क है ये. तो आप, इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इकोसिस्टम, तो नेक्स्ट जेएस यूज कर फ्यूचर में सीख सकते हो. तो आई होप नाउ दिस पिक्चर इज ऑल्सो क्लियर. The React provides so many things for developing the beautiful and highly effective application. Similarly, React is called declarative. तो ये इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाई रिएक्ट इज कॉल्ड डिक्लरेटिव. ठीक है, तो पहले देर आर टू अप्रोच, वन इज इंपेरेटिव अप्रोच, अनदर वन इज डिक्लरेटिव अप्रोच. तो राइट साइड में एक फिगर है, आप देख सकते हो. मान लो कि आप एक कुक को ऑर्डर दिए कि प्रिपेयर मी ए डिनर, मेरे लिए डिनर बना. तो अगर मैं इंपेरेटिव अप्रोच फॉलो करूंगा, तो उसको मुझे स्टेप बाय स्टेप बताना होगा कि वो क्या करेगा. पहले किचन को जा, फिर फ्रीज ओपन कर, रिमूव द चिकन फ्रॉम द फ्रीज, देन ब्रिंग दैट इनटू द डिनर टेबल. तो ये इस तरह का मुझे स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन देना होगा, उसको बोलते हैं इंपेरेटिव अप्रोच. वेर एज डिक्लेरेटिव अप्रोच में क्या होगा ना, मैं जस्ट इंस्ट्रक्शन दे दिया कि आई वांट चिकन, तो हाउ एवरीथिंग विल बी डन. सो रिएक्ट मतलब वो कुक को, मतलब वो जो मेरा वेटर है उसको पता है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हेलो. यस सर. तो उसको बोलते हैं डिक्लेरेटिव अप्रोच. तो रिएक्ट इज डिक्लेरेटिव, रिएक्ट इज डिक्लेरेटिव. इसका मतलब क्या हुआ, तो मान लो कि ये है 1 2 3 4 एक आरे है, तो आपका रिक्वायरमेंट है एक्सेस द लीस्ट इट्स लास्ट आइटम. तो आप क्या करोगे, इफ यू आर फॉलोइंग द इंपेरेटिव अप्रोच, आपको पहले लूप चलाना है, फिर एक्सेस द एलिमेंट एट मतलब लेंथ लोकेशन आपको लिखना है, फिर रिटर्न करना है. तो रिएक्ट केस में क्या करोगे ना, दिस इज द लिस्ट, आई वांट द लास्ट एलिमेंट, इतना ही बोल दो. रिएक्ट बाकी आपके लिए सब कुछ करके आपको लास्ट एलिमेंट ही रिटर्न करा देगा. उस काइंड ऑफ अप्रोच को हम बोलते हैं डिक्लरेटिव अप्रोच. इसका मतलब क्या है ना, रिएक्ट के लाइब्रेरी के अंदर लॉजिक ऐसे लिखा हुआ है, फिर आपको क्या करना है, जो इंस्ट्रक्शन आपको चाहिए वो दे देना है, और बाकी इट विल टेक केयर ऑफ दैट. दैट इज द रीजन रिएक्ट इज कॉल्ड डिक्लरेटिव. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हेलो. Yes. यस सर. ठीक है, तो आप, ये वन ऑफ द फ्यूचर है, और इसका लर्निंग का और बहुत हाई है. और ये जो डेटा आपका यूनिडायरेक्शनल डेटा फ्लो इधर है, तो आप देख देख सकते हो, दिस इज द पेरेंट कंपोनेंट और दिस इज द चाइल्ड कंपोनेंट. तो पेरेंट कंपोनेंट का डेटा आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे पास कर सकते हो चाइल्ड को, लेकिन चाइल्ड का डेटा पेरेंट को पास नहीं कर सकते हम. जस्ट रिमेम्बर. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ओनली parent component data is passed to the child component cannot be passed. That's why it is called unidirectional. So you can read this point in React, data flows in a single direction from parent component to the child component. The parent component manages the state and the passes data to child. State मतलब data, parent component data मैनेज कर रहा है और उसी को चाइल्ड को पास कर रहा है. ठीक है. एंड तो यहाँ पे चाइल्ड जब रिसीव करेगा, तो पेरेंट को डेटा को बोलेंगे स्टेट, और चाइल्ड जब रिसीव किसके थ्रू से करेगा ना, प्रॉप्स के थ्रू. प्रॉप्स मींस प्रॉपर्टीज. तो वो स्टेट किसको बोलते हैं, प्रॉप्स किसको बोलते हैं, वो भी इंटरव्यू में पूछेंगे व्हाट डू मीन बाय स्टेट इन रिएक्ट, व्हाट डू मीन बाय प्रॉप्स इन रिएक्ट. सो दैट विल बी योर क्वेश्चन. तो ये सब चीज हम पूरा का पूरा क्लियर हो जाएंगे आगे. एंड दिस फ्लो सिंप्लीफाइज. तो आपको अगर कोई भी बोलेगा कि रिएक्ट यूनिडायरेक्शनल क्यों है ना, ये इसका पेरेंट से चाइल्ड ही जाएगा, चाइल्ड से पेरेंट वो डेटा सेंड नहीं कर सकता, पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट,
फ्लो ओनली है, चाइल्ड कंपोनेंट से पेरेंट कंपोनेंट्स इज नॉट अलाउड। तो वो आपका आंसर होना चाहिए। फिर कम्युनिटी सपोर्ट, यहाँ पे कुछ लिंक में डाला हूँ। तो अगर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स इज देयर, तो रिएक्ट डॉक्यूमेंट इज ए ब्यूटीफुल डॉक्यूमेंट। उसको अगर पढ़ोगे तो पूरा रिएक्ट का पूरा कंसेप्ट। और मैं सजेस्ट करूंगा, हमेशा कोई भी चीज आप लर्न कर रहे हो, कोई भी टेक्नोलॉजी, तो हमेशा उसका डॉक्यूमेंट को रेफर करने के लिए माइंड सेटअप भी करो। तो जो जहां पे भी सीख रहे हो उसके बाद उसी कंसेप्ट, मान लो कि मैं आपको रिएक्ट राउटिंग का कंसेप्ट पढ़ाया, तो आप जाके राउटिंग का डॉक्यूमेंट भी पढ़ो। ठीक है, तो आपको पूरा क्लैरिटी मिल जाएगा। तो दीज आर सम पॉपुलर मतलब कम्युनिटीज, यू कैन जॉइन दोज कम्युनिटी वंस यू मतलब पैशनेट अबाउट द रिएक्ट। ठीक है, और यहाँ पे द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप ये डायग्राम देख सकते हो, दिस इज द रिएक्ट लर्निंग पाथ। सो इज इट विजिबल? हेलो। यस सर। तो यहाँ पे रिएक्ट Yes, लर्निंग पाथ क्या है ना, आपको पहले HTML जानना, प्री रिक्विसाइट इज दैट यू मस्ट हैव नॉलेज ऑन HTML, यू मस्ट हैव नॉलेज ऑन CSS, यू मस्ट हैव नॉलेज ऑन जावास्क्रिप्ट। ऑलराइट, तो यहाँ पे तो हम ऐसे लेवल में जा सकते हैं, पहले आपको बेसिक्स ऑफ रिएक्ट जानना होगा, उसके बाद एडवांस टॉपिक्स जानना होगा, उसके बाद रिएक्ट का कुछ पॉपुलर लाइब्रेरीज का नॉलेज होना चाहिए। तो बेसिक्स में हम क्या चलेंगे, कैसे रिएक्ट के एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे, तो उसका कंट्रोल फ्लो को समझेंगे, फिर रिएक्ट कंपोनेंट्स कैसे बनाएंगे। तो there was class component, now we are using functional component, what is the difference between these those, उसको समझेंगे। फिर JSX के बारे में आपका नॉलेज होना चाहिए, you should know props and you should know how to handle the state and how to deal with the different kind of hooks। ठीक है, तो इवेंट हैंडलिंग कैसे करेंगे, कंडीशनल रेंडरिंग कैसे करेंगे, तो कंपोनेंट लाइफ साइकिल कैसे डील करेंगे, लर्निंग द फॉर्म, बिल्डिंग फॉर्म्स, फॉर्म हैंडलिंग कैसे करेंगे। ये हो गया आपका बेसिक्स। उसके बाद इफ यू मूव टुवर्ड्स द एडवांस टॉपिक्स, तो आपको डिबॉगिंग, लॉगिंग करना सीखना होगा, आपको फेचिंग, डाटा फेचिंग API से कैसे करोगे, लोकल स्टोरेज में कैसे यूज करोगे, एरर हैंडलिंग कैसे करना है, और पूरा का पूरा हुक्स के बारे में आपको जानना होगा। तो ये सब चीज मैं कवर करने वाला हूँ। तो बेसिक्स पहले हम कवर करेंगे, उसके बाद ये सब कॉन्सेप्ट मैं कवर करूंगा, और यहाँ पे ये चीज भी हम एडवांस पार्ट में यूज करेंगे। फॉर्म हैंडलिंग के लिए एक लाइब्रेरी है, दैट इज कॉल्ड फॉर्मिक, वी आर गोइंग टू यूज। फिर स्टाइलिंग के लिए आपका डिफरेंट काइंड ऑफ स्टाइल्स रिएक्ट में अप्लाई करेंगे, उसको सीखेंगे। राउटिंग सीखेंगे, स्टेट मैनेजमेंट सीखेंगे, एक्सेस सीखेंगे। तो इफ एवरीबॉडी विल मतलब गिव द प्रॉपर रिस्पॉन्स, तो मैं जितना जानता हूँ, तो आई कैन नॉट से दैट मैं सब कुछ जानता हूँ, लेकिन मैं जितना भी जानता हूँ आपको अच्छे से कंसेप्चुअली क्लियर करके ले सकता हूँ, ताकि आप इंटरव्यू भी क्रैक कर सकते हो, जब भी काम करोगे आप कंसेप्ट के हिसाब से थ्रो से ही काम करोगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हेलो। यस सर। ठीक है, Yes. तो ये हो गया आपका मतलब लर्निंग पाथ। उसके बाद अभी हम क्या करेंगे, हमारा डेवलपमेंट एनवायरनमेंट सेट करेंगे। तो डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के लिए आपको क्या क्या चाहिए, तो आपके सिस्टम में नोड जेएस होना चाहिए और यान होना चाहिए। अगर नोड जेएस npm है, यान इज नॉट रिक्वायर्ड। बैबेल कंपाइलर होना चाहिए। तो रिएक्ट इज ऑटोमेटिकली गिविंग यू वेबपैक भी हो, जरूरत हो सकता है। ESLint भी मेरा VS कोड में होना चाहिए, प्रिटियर होना चाहिए, और एडिटर में मैं VS कोड ही यूज करूँ। तो ये चीज को मुझे कॉन्फ़िगर करना है। तो पहले आपको द फर्स्ट मोस्ट एसेंशियल थिंग इज इंस्टॉलिंग नोड.js इन योर एप्लीकेशन। तो आपका एप्लीकेशन में नोड.js कैसे इंस्टॉल करोगे, आप सीधा जाओ इधर, नोड.js क्लिक करो, तो यहाँ पे डाउनलोड ऑप्शन आपको मिल जाएगा, डाउनलोड नोड.js LTS। अगर आपका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है तो सीधा उसका इंस्टॉलर डाउनलोड कर दो और इंस्टॉल करो, नेक्स्ट 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 करके। तो एक बार आपका ये इंस्टॉल हो गया, और हमेशा याद रखना, हमेशा LTS वर्जन को आपको इंस्टॉल करना होगा। ठीक है, एक बार आपका ये इंस्टॉल हो गया, तो मैं मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल है इसलिए मैं डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ, तो आप लोग डाउनलोड करोगे। तो यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करके आप सिंपल मार्च ऐसे नोड -v मारोगे, तो वो आपको दिखा देगा कि कौन सा वर्जन में मेरा नोड इंस्टॉल है। सिमिलरली npm-v अगर मैं क्लिक करूंगा, आई कैन गेट माई विच वर्जन ऑफ npm। तो मेरे पास नोड भी है, अभी npm है, तो मेरा क्या होगा,
and I can now ready to create React application. Is it clear? Hello. यस ठीक है, तो सर अभी रिएक्ट सर हाँ हाँ, सर रिएक्ट में नोड का वर्जन का अगर पुराना वर्जन हो या नया वर्जन हो तब उस पर कुछ बग्स नहीं आएगा। वर्जन कंपैटिबिलिटी इज देयर। तो कुछ कुछ लाइब्रेरी आप यूज अगर मतलब देखो, रिएक्ट वर्जन वाइज वो डेप्रिकेटेड होता है, ठीक है। तो आपको वो जब आप रिएक्ट एप्लीकेशन रन करोगे, वो बोल देगा वर्जन कंपैटिबिलिटी इशू। तो उसके केस में ही हम लोग को थोड़ा ध्यान दे के करना होगा। तो वो कैसे करेंगे मैं भी बता दूंगा। ठीक है, वर्जन मैनेजमेंट कैसे करते हैं। ठीक है, तो वो तो कभी कभी चैलेंज आएगा वर्जन मैनेजमेंट में। अभी क्या करते हैं, तो अभी हम तो लेटेस्ट वर्जन यूज कर रहे हैं, उसी बेसिस पे करेंगे। अगर आपका एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है और नोड का लोअर लोड वर्जन में उसको बनाया गया है, तो आप अगर ये लोड वर्जन में यूज करोगे, चांसेस आर देयर सम ऑफ द फीचर्स में नॉट सपोर्ट। तो उस केस में आपको क्या करना है, आपका नोड को लोअर वर्जन को लेना है। ठीक है। हेलो। यस सर। तो उस केस में हम कर सकते हैं उसका मतलब वर्जन मैनेज कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो भी मैं टेक्निक बता सकता हूँ। तो अभी मुझे क्या करना है, ठीक है, मुझे रिएक्ट एप्लीकेशन डेवलप करना है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, रिएक्ट साइट को जाता हूँ। रिएक्ट डेव करके, रिएक्ट डॉट डेव करके साइट है, उसमें इंस्टॉलेशन को चलते हैं। क्रिएटिंग रिएक्ट आप, ये डॉक्यूमेंट भी आप लोग रेफर करोगे। ठीक है, क्रिएट है रिएक्ट आप, इसके ऊपर क्लिक करो। यहाँ पे ये है, कैन यू सी दिस, npx create hyphen next आप @ latest। तो ये क्या, नेक्स्ट जेस के लिए छोड़ो। ओह, नेक्स्ट जेस एप्लीकेशन हो गया। देखो यहाँ पे फुल स्टैक फ्रेमवर्क वो दे रहा है। तो ने ने दीज आर द, इसको हम यूज नहीं करेंगे अभी, हम सिंपल सा रिएक्ट एप्लीकेशन बनाएंगे। ठीक है, तो build a React application। यहाँ पे देखो, आप देख सकते हो इंस्टॉल एंड बिल्डिंग टूल फॉर क्रिएटिंग बिल्डिंग ए रिएक्ट एप्लीकेशन फ्रॉम द स्क्रैच। आप देख सकते हो स्टेप 1 इज दैट इंस्टॉल्ड ए बिल्डिंग टूल। तो इसका लिंक भी आपको शेयर कर रहा हूँ। तो ठीक है, आप चार्ट से गेट कर सकते हो। तो ये स्टेप बाय स्टेप है। तो यूजिंग बीट, बीट यूज करके हम करेंगे। तो बीट इज तुम्हारा जो बिल्डिंग टूल। आप अगर बीट साइट को जाओगे तो यू कैन सी, यू हैव VIT, एक बिल्डिंग टूल है। पहले हम लोग विदाउट यूजिंग बिल्डिंग टूल भी बना रहे थे। आजकल रिएक्ट वो डायरेक्टली सजेस्ट कर रहा है कि आपको रिएक्ट एप्लीकेशन बनाना है तो वीट यूज करके बनाना है। तो गेट स्टार्टेड, तो यहाँ पे आप थोड़ा नीचे जाओगे, तो वीट टूल बिल्डिंग टूल यूज करके आप इतना सारा काइंड ऑफ एप्लीकेशन जावास्क्रिप्ट का बना सकते हो। अभी हमको रिएक्ट का बनाना है, तो इसके ऊपर मैं क्लिक किया। Sorry, नीचे है। तो इधर देख सकते हैं हम कैसे बनाएंगे। हाँ, npm create भीट latest। तो यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट नेम, यहाँ पे आपका टेम्पलेट, कौन सा टेम्पलेट मुझे चाहिए, मुझे रिएक्ट जावास्क्रिप्ट वाला चाहिए। रिएक्ट TSC ऑल्सो देयर। तो आप क्या करोगे, इस कमांड को यहाँ से कॉपी कर लो, फिर आपका ब्राउजर में जाओ। तो अभी मैं डी ड्राइव में जा रहा हूँ। यहाँ पे एक फोल्डर में क्रिएट कर रहा हूँ, MKDIR में एक डायरेक्टरी। तो मेरा डायरेक्टरी का नाम मैं दे रहा हूँ माई रिएक्ट
apps। ठीक है, तो अभी मैं cd उस फोल्डर के अंदर जा रहा हूँ, रिएक्ट हाइपन apps। तो अभी मुझे क्या करना है, इसी के अंदर मुझे प्रोजेक्ट बनाना है। तो पहले मैं माई फास्ट ऐप करके एक प्रोजेक्ट बना रहा हूँ। तो उसको मैं ऐसे लिखा, क्रिएट बाइट लैट टेस्ट, ये तो कॉमन है। यहाँ पे माई FIRST फर्स्ट ऐप मैंने बनाया। तो यहाँ पे टेम्पलेट कौन सा है, ये यहाँ पे व्यू लिखा है, तो ये व्यू जेएस वाला टेम्पलेट क्यों बनाएगा। यहाँ पे मैं सिंपल लिखूंगा रिएक्ट, ये रिएक्ट जेएस का टेम्पलेट बनाएगा। अभी देखो, तो ये पे नीड टू इंस्टॉल द फॉलोइंग पैकेजेस, क्रिएट ए बाइट, आप यस टाइप करोगे। ठीक है, तो अभी प्रोजेक्ट आपका क्रिएट हो गया। दिस इज द फास्टेस्ट अप्रोच थ्रू विच योर प्रोजेक्ट इज क्रिएटेड। अभी वो स्टेप बता रहा है कि आप उसी जो प्रोजेक्ट आप क्रिएट किए हो उस प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर जाओ। तो अभी मैं क्या करूंगा, cd माई हाइपेन FIRST हाइपेन APP, तो इसके अंदर चला गया। अभी मैं क्या करूंगा, सिंपल npm install इंस्टॉल करूंगा। तो ये क्या करेगा ना, रिएक्ट एप्लीकेशन के लिए जो जो आपका नोड पैकेजेस चाहिए, एवरी पैकेजेस को वो अभी डाउनलोड कर रहा है। तो एक बार वो डाउनलोड कर देगा, आपका प्रोजेक्ट रेडी हो जाएगा, रिएक्ट एप्लीकेशन प्रोजेक्ट। तो ये जब डाउनलोड कर रहा है, आपका इंटरनेट थोड़ा स्पीड होना चाहिए, नहीं तो कुछ पैकेज मिस हो सकता है, रिएक्ट एप्लीकेशन रन नहीं होगा। तो अभी देखो 152 पैकेजेस हैज बीन एडेड। तो अभी मुझे क्या करना है, इसको रन करना है। तो रन करने के लिए कमांड क्या है, npm run dev। तो अभी आप देख सकते हो आपका एप्लीकेशन इस पोर्ट में, लोकल होस्ट इस पोर्ट में रन होगा। तो आप यहाँ पे कंट्रोल प्रेस करके इसके ऊपर क्लिक करोगे, तो नाउ यू कैन सी योर एप्लीकेशन इज रनिंग। इज इट क्लियर? हेलो? Okay, so done. We got the process how to run our application। तो अभी मुझे क्या करना है, तो ये जो दिखा रहा है ना पेज, ये पेज को हटा के मैं मेरा कंटेंट डालने वाला हूँ। तो अभी मैं कोड के ऊपर काम करूंगा। तो हाउ कैन आई वर्क विद द कोड? तो लेट्स ओपन माय कमांड प्रॉम्प्ट। चलो, इसको कंट्रोल C करके हम टर्मिनेट करते हैं, जो सर्वर मेरा चल रहा था। अभी मुझे क्या करना है, कोड स्पेस डॉट। तो क्या होगा ना, मेरा VS कोड, आई होप एवरीबॉडी मस्ट हैव VS कोड इंस्टॉल्ड इन योर सिस्टम। अगर नहीं है VS कोड फॉर विंडोज, आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना। और यहाँ पे पूरा का पूरा प्रोजेक्ट को मैं मुझे VS कोड के थ्रू से रन करना है, तो इसलिए कोड स्पेस डॉट यहाँ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे मैंने अभी उसको स्टार्ट कर दिया। नाउ दिस इज माई प्रोजेक्ट, यू कैन सी। तो ये यहाँ पे ये फोल्डर से, इस फोल्डर का पर्पज क्या है, ईच एंड एवरी फोल्डर का फाइल का पर्पज क्या है, मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो अभी आपको क्या करना है, तो वो जो यूआई था ना, वो यूआई को मैं अभी हटाने वाला हूँ। सो दिस इज द यूआई विच आई नीड टू रिमूव। तो यहाँ पे पूरा का पूरा जो था, इसको रिमूव कर दिया। अभी देखो, मैं इसको सेव कर रहा हूँ, आप देख सकते हो। फिर से हम करेंगे npm run dev। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करो। अब देख सकते हो अभी ब्लैंक हो गया। और अभी मैं मेरा कोड लिखूंगा यहाँ पे। मैं लिखूंगा H1, सॉरी, हेडिंग टैग में यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, वेलकम टू रिएक्ट एप्लीकेशन। ठीक है, सेव मैंने कर दिया। तो आप देख सकते हो वेलकम टू रिएक्ट एप्लीकेशन। अभी वो ऑटोमेटिकली वहां पे कुछ भी मॉडिफाई करोगे, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे वॉच कर गया, वॉच मोड में रन हो रहा है आपका कंपाइलर। अप टू दिस क्लियर? हेलो? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, आपको अभी आफ्टर द क्लास यू हैव टू क्रिएट वन प्रोजेक्ट। तो स्टेप फिर से मैं नोटपैड में यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ। तो आप वो स्टेप थोड़ा, या मतलब कीप इट इन माइंड, हाउ टू क्रिएट अ रिएक्ट प्रोजेक्ट। तो पहले क्या करना है आपको, तो यहाँ पे सब कमांड मैंने टाइप किया था, वो कमांड को हम देख सकते हैं। ठीक है, मैं
फ्रॉम द बिगनिंग ये कमांड यूज किया था कि मेरा प्रोजेक्ट, जितना भी रिएक्ट का प्रोजेक्ट मैं क्रिएट करूंगा इसी फोल्डर के अंदर रखूंगा, इसलिए मैं एक फोल्डर बनाया था। वो फोल्डर है आपका ये। उसके बाद मैं कमांड मतलब cd ये कमांड यूज किया था, सो दैट आई कैन मूव टू दैट फोल्डर। और वो फोल्डर के जाने के बाद मेरा रिएक्ट का मैंने प्रोजेक्ट क्रिएट किया था। दिस इज द कमांड थ्रू विच आई हैव क्रिएटेड द प्रोजेक्ट। और प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद फिर मुझे ये मिला था, ठीक है। बाकी का इंस्ट्रक्शन आपको मिलेगा, तो आप क्या करना है, cd और उसके बाद ये दो स्टेप्स आपको फॉलो करना, ठीक है। इज इट क्लियर? और तुम्हारा जो प्रोजेक्ट को ओपन करने के लिए आप क्या लिखोगे, कमांड प्रॉम्प्ट में कोड स्पेस डॉट, तो वो VS कोड में ओपन हो जाएगा। जब VS कोड में ओपन हो गया तो आप अभी अपना प्रोजेक्ट के साथ काम कर सकते हो। तो यहाँ पे VS कोड में आप दो एक्सटेंशन इंस्टॉल करना है। एक प्रे तो ये प्रिटियर करके एक है, प्रिटियर कोड, ठीक है। कोड फॉर्मेट, दिस इज कॉल्ड कोड फॉर्मेटर। तो इसको हम इंस्टॉल कर सकते हैं, मेरा भी इंस्टॉल नहीं है, तो लेट्स इंस्टॉल इट। हेलो। यस सर। तो प्रिटियर करके एक कोड फॉर्मेटर है, उसको इंस्टॉल कर देना है। उसके बाद आपको ESLINT, ESLint एक है। तो ये जावास्क्रिप्ट का लिंटिंग टूल है। इट इंश्योर्स द प्रॉपर स्टैंडर्ड यू आर फॉलोइंग और नॉट। तो इसको इंस्टॉल करना। तो फिलहाल के लिए ये दो को इंस्टॉल करना है, उसके बाद क्या क्या एक्सटेंशन चाहिए तो हम बाद में यूज कर सकते हैं। तो इज दिस क्लियर? हेलो। फिर पिटेर कैसे यस यूज सर। करोगे, बाकी का चीज यूज करोगे तो वो मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। अभी ESLint इंस्टॉल हो गया है, इसलिए ये सब दिखाएगा उसका। देखो, मतलब वो स्ट्रिक्टली बोल रहा है कि ये चीज आप इंपोर्ट किए हो उसको यूज नहीं कर रहे हो, तो ऑप्टिमाइज के लिए ESLint विल वर्क प्रॉपरली। ESLint इंस्टॉल नहीं था, वो एरर नहीं दिखा रहा था। अभी ये मेरा यूज नहीं हो रहा था, इसलिए मुझे रिमूव करना है। अगर ये यूज, जो जो चीज आपका यूज नहीं है ना, अननेसेसरी कोड को रहने नहीं देगा वो। तो दैट इज द पावर ऑफ ESLint, ठीक है। तो अभी इतना तक तो हो गया। तो आई होप एवरीबडी मस्ट हैव एंजॉयड द सेशन, जितना भी हम डिस्कशन किए यहाँ पे। आ, ठीक है। यहाँ पे कभी कभी इंटरव्यू में पूछते हैं तो NPM और YARN का भी अंदर डिफरेंस क्या है, तो वो इट इज नॉट नेसेसरी फॉर द टाइमिंग, यू विल गेट कंफ्यूज्ड। तो उसको अभी मैं इग्नोर कर रहा हूँ। ये स्टेप तो हम फॉलो कर लिए। ठीक है। जो भी हम लोग का डिस्कशन हुआ, लेट्स कंक्लूड द सेशन बाय डिस्कसिंग दिस क्वेश्चंस। तो आप लोग मुझे अभी आंसर दे सकते हो। तो जस्ट टेल मी, रिएक्ट इज मेनली यूज्ड फॉर बिल्डिंग व्हाट? यूजर इंटरफेस। वेरी गुड, वेरी गुड। Second question, which of the following is used to handle the data in React? Component. Component. Yes, So it yes, यहाँ पे component is used. Which command is used to install the create React app? So actually NPM ये, इसका हाँ, P नंबर। हाँ, NPM create React app। तो उसको अभी हम, ये ऑब्सोलेट हो गया, इस टेक्निक हम फॉलो नहीं कर रहे। एवरीथिंग इन React इज ए डैश, पैकेज। नो Component. component. Everything in React is a component. Clear? तो यहाँ पे हम पैकेज नहीं बोल सकते, कंपोनेंट, आंसर इज कंपोनेंट। तो द डैश इज एन ऑफिशियली सपोर्टेड वे टू क्रिएट रिएक्ट एप्लीकेशन। तो आपका क्रिएट रिएक्ट ऐप करके थर्ड को है, ये ऑफिशियल वे है, लेकिन ये डेप्रिकेटेड हो गया। मैं इस क्वेश्चन को चेंज करने वाला हूँ। व्हाट फंक्शन अलाउज यू टू रेंडर द रिएक्ट? अच्छा, मैं तो अभी आपको वो एक्चुअली कोड समझाने वाला था,
कोड का ईच एंड एवरी फाइल का मीनिंग, तो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। ठीक है, तो व्हाट इज रिकंसाइलेशन, कैन यू टेल मी? The process through which React updates the DOM. Yes, it is the process through which React updates the DOM. Third is the question. 8 में, JSX allows us to write HTML elements in JavaScript and place them in DOM without using dash method. Create element method मैं दिखाया था ना आपको, क्रिएट yes एलिमेंट हम यूज करते हैं पहले। ठीक है, ए व्हाट कमांड कॉपीज द बिल्डिंग डिपेंडेंसीज, तो ये छोड़ दो, ये अभी नहीं करना है। तो आई होप यू गॉट सम आइडिया। तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग क्या करेंगे, एक छोटा सा एप्लीकेशन बनाएंगे यूजिंग रिएक्ट। तो केस स्टडी होगा, टू डू एप्लीकेशन एक बनाएंगे। तो उसमें मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि क्या क्या चीज हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो ठीक है, तो आज का जो सेशन हुआ, एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनीबॉडी? हेलो, ओके, इफ देयर इज नो क्वेश्चन, तो नेक्स्ट सेशन सिर्फ एट 8 o'clock इवनिंग होगा, सेम लिंक में। तो सेम लिंक में आप ज्वाइन कर लेना। ठीक है, चलो, लेट्स फिनिश द सेशन। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग। नाउ Thank you, sir. लेट्स क्लोज, बाय।